हमने अभी तक किया था कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ पिछली वीडियो में ही हमने टॉपिक देखा था एंड कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स उसके डिस्कस हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। दोस्तों अगर आपने पहले की वीडियोस मेरी नहीं देखी तो प्लीज वो देख लीजिए पहले एंड ताकि आपको इस वीडियो की और भी क्लैरिटी हो पाए। एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी एक लाइन के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड आगे डिस्कस करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन कौन से पॉइंट्स। सर अभी तक हमने फर्स्ट सीआईडी कॉस्ट एंड कैपिटल कंट्रोल के जरिए कितने पॉइंट्स कर लिए थे? 5 पॉइंट्स हमने 6 पॉइंट्स हमने कर लिए थे। सर कौन कौन से 6 पॉइंट्स? मैंने क्या कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आपने याद रखनी है, इस साथ ही आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। फर्स्ट एफ फॉर फ्लेक्सिबल वो हमने देख लिया था, आई फॉर दैट इज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, आर फॉर रिस्क कंसिडरेशन, एस फॉर स्टॉक मार्केट कंडीशन, टी फॉर टैक्स रेट। आगे सी पर था कैश फ्लो पोजीशन, यहां तक हमने कर लिया था, आई डी अभी करना रहता है। तो चलिए आई पर हम चलते हैं। आई पे क्या है? आई पे क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है हमारा? ICR, इंटरेस्ट दैट इज कवरेज मीन मैं अपनी अर्निंग कितने टाइम करता हूं जितना मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सर समझ नहीं आया इससे? मैं यहां पे आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। सपोज करो मैं यहां पे 100 रुपीज कमाता हूं एंड 10 रुपीज इंटरेस्ट देता हूं, मीनिंग मेरी इतनी अर्निंग तो है सर, इतनी अर्निंग है मेरी कि मैं 10 टाइम्स क्या पे कर सकता हूं? मैं 10 टाइम्स अपना इंटरेस्ट पे कर सकता हूं। मैंने 100 रुपीज अर्न किए, 10 रुपीज इंटरेस्ट दिया, ठीक है ना। मैं 10 बार 10 टाइम्स मैं क्या पे कर सकता हूं? इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है सर, इसका मीनिंग है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सकता हूं। तो हम किससे फाइनेंस करेंगे? किससे फाइनेंस करेंगे? इंटरेस्ट किस पे लगता है? डिवेंचर पे। अगर मेरी अर्निंग इतनी हाई है कि मैं इंटरेस्ट पे कर सकता हूं तो मैं डिवेंचर से बाय करूंगा, जो भी मैं फाइनेंस करवाऊंगा वो डिवेंचर के थ्रू करूंगा। अगर सर मेरी ICR कम है, मीन मैं इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता, तो मैं इक्विटी से फाइनेंस करवाऊंगा क्योंकि उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता सर। डिविडेंड पे करे ना करे मेरी मर्जी है, बट इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या है इसमें? द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखिए यहां पे मैं लाइन टू लाइन रीड करवा रहा हूं। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर्स टू अ नंबर ऑफ अ टाइम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ अ कंपनी cover the interest obligation. This may be calculated as follow, that is ICR is equal to earning before interest and tax। फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिए। रेशियो एनालिसिस जो कि अकाउंट्स का चैप्टर है उसमें भी काम आएगा ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। EBIT upon interest, the higher the ratio, lower is the risk of a company failing to meet its interest payment obligation। जितनी ये हाई होगी सर उतना मेरा रिस्क कम होगा कि मैं मैं 10 बार 10 टाइम अर्न कर रहा हूं तो मैं इंटरेस्ट तो पे कर ही दूंगा सर। मेरा रिस्क बहुत कम है तो मैं इंटरेस्ट दे सकता हूं, तो मैं डेट इशू कर सकता हूं, ठीक है। However, this ratio is not adequate measure. A firm may have an high EBIT but low cash price. A part of a interest repayment obligation are also relevant। वो हम आगे करते हैं, फिलहाल के लिए हम इंटरेस्ट समझ ले। होपफुली दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये ICR क्या है। चलिए आगे चलते हैं, अभी लेट्स मूव ऑन फर्दर। दोस्तों ICR में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कुछ प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम किसने ओवरकम कर दी सर? डेट सर्विस कवरेज रेशियो ने।
सर प्रॉब्लम क्या थी पहले तो ये समझते हैं। जब मैं आईसीआर की बात करता हूं तो आईसीआर में क्या था, ऊपर रखते थे हम ईवीआईटी एंड डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट होता था, ठीक है। तो सर इसमें ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट का तो देख लिया कितने टाइम में अर्न कर रहा हूं, बट मैंने रीपेमेंट भी तो करनी है ना सर, इंस्टॉलमेंट भी रीपे करनी है ना। जो मैंने लोन लिया उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी रीपे करनी है, तो उसका तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया गया, ठीक है। सपोज करो मैं यहां पे 1 लाख रुपीज अर्न कर रहा हूं, 1 लाख, तो मेरा टोटल इंटरेस्ट है सर 500 एंड हमारी इंस्टॉलमेंट जो मैंने रीपे करनी है वो कितनी है, यहां पे है 9500, ठीक है। तो इंटरेस्ट है सर 500, इंस्टॉलमेंट है 9500, तो उस पे इसमें क्या किया गया है, हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 किया गया, मींस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट दोनों को कंसीडर किया गया। जो मैंने प्रिंसिपल रीपे करना है ना वो भी इसमें कंसीडर किया गया, तभी इसका नेम क्या बना, डेट सर्विस, जो कि टोटल रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर, दोनों को प्लस कर यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं कि मैंने इस साल में 10,000 रुपीज रीपे करना है, चाहे वो इंटरेस्ट का है चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट है। मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो 10 टाइम मैं अर्न कर रहा हूं, दैट मींस मैं इंटरेस्ट की और जा सकता हूं, मैं डेट की और जा सकता हूं। दोनों में होपफुली आप दोस्तों फर्क समझ गए होंगे यहां पे। तो मैं यहां पे रीड आउट करता हूं लाइन टू लाइन, डेट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ द डेफिशिएंसी, जो भी डेफिशिएंसी थी है ना वहां पे उसको ओवरकम किया गया, किसमें, आईसीआर में। referred to in the interest coverage ratio, it is calculated as follows: a higher DSCR indicate better ability to meet cash commitments and consequently the company's potential to increase debt component in its capital structure, and company's potential to increase debt component in the capital structure। सर हम अगर मेरा हायर है ना डीएससीआर तो मैं डेट भी हाई यूज कर सकता हूं, एंड अगर लो है तो मैं डेट भी अपना लो रखूंगा एंड ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता। होपफुली दोस्तों ये समझ में आ गई होगी। अभी आगे चलते हैं, डीएससीआर के बाद है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए हमने क्या किया, यहां पे हमने FIRST देख लिया, CID देख ली, एंड अभी है कॉस्ट में 3 पॉइंट्स कवर होते हैं। कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ डेट। मैं फिर बोल रहा हूं यहां पे कॉस्ट के जरिए 3 पॉइंट्स हमारे कवर होते हैं। कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ डेट। तो चलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखते हैं पहले कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है दोस्तों? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये कहता है कि कंपनी एक लिमिट तक ही डेट यूज कर सकती है, अगर उसके बाद उसने डेट यूज किया, मीन वो लिमिट क्रॉस कर दी, तो सर इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि इक्विटी शेयर क्या है, ओनर ऑफ द कंपनी के ओनर्स होते हैं। अगर कंपनी अपना रिस्क इंक्रीज करेगी, डेफिनेटली उसका इफेक्ट इक्विटी शेयर्स पे पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर का ही रिस्क बढ़ रहा है ना। तो अगर इक्विटी शेयर का रिस्क बढ़ गया, इक्विटी का प्राइस कम हो जाएगा, कंपनी की वेल्थ कम हो जाएगी, तो एक टाइम के बाद कंपनी डेट यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उससे अगर मेरा रिस्क ज्यादा है, मैं इक्विटी शेयर पे इन्वेस्ट करने लगा हूं किसी कंपनी का, मैं देखूंगा पहले कि उसने डेट में कितना पैसा लगाया हुआ है। तो अगर उसने डेट ज्यादा लगाया हुआ है, सर मेरा रिस्क बढ़ गया, इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ गया, वो क्या डिमांड करेंगे, वो रिटर्न भी ज्यादा डिमांड करेंगे उससे। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, स्टॉक ओनर एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ अ रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी। स्टॉक ओनर्स है ना, जो वो इक्विटी पे कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग चाहते हैं,
विच इज कमेंसुरेट विद द रिस्क दे आर अज्यूमिंग। मेरी सर अर्निंग मैं उतनी ही चाहूंगा, अगर मैं इक्विटी शेयर पे किसी कंपनी के इन्वेस्ट कर रहा हूं ना तो मैं उतनी ही अर्निंग चाहूंगा जितना उसका रिस्क है, जितना उस कंपनी में रिस्क है मेरे को, ठीक है। व्हेन अ कंपनी इंक्रीज डेट, जब कंपनी ने, सामने वाली कंपनी ने डेट इंक्रीज कर दिया, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज। मेरा रिस्क बढ़ गया, सर मैं हूं इक्विटी शेयर, ठीक है, मेरा रिस्क बढ़ गया क्योंकि अल्टीमेटली वो रिस्क मेरे को ही बियर करना है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स आर द ओनर ऑफ अ कंपनी। Consequently, their desired rate of the return में increase। मैं हूं इक्विटी शेयर होल्डर एंड मेरी रिटर्न की डिजायर इंक्रीज हो जाएगी, मैं चाहूंगा कि मेरे को और रिटर्न मिले क्योंकि मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ठीक है। इट इज फॉर द रीजन दैट अ कंपनी कैन नॉट, इसी रीजन के कारण कंपनी एक लिमिट के ऊपर कैन नॉट यूज डेट बियॉन्ड अ पॉइंट। इफ अ डेट इज यूज बियॉन्ड दैट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ अ इक्विटी में गो अप शार्पली एंड शेयर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा सर, डिस्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन ईपीएस। कॉन्सिक्वेंटली फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ शेयर होल्डर वेल्थ, डेट कैन बी यूज अप टू अ लेवल। एक लेवल तक ही हम डेट यूज कर सकते हैं, उससे ऊपर डेट नहीं यूज कर सकते। मैंने आपको लाइन टू लाइन भी यहां पे रीड आउट करवा दिया। अभी चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, अभी फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है सर, जब भी हमें या तो इक्विटी से पैसा लेना है या तो डेट से पैसा लेना है, कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट पड़ती है, मींस उनके जो वर्किंग पेपर्स है वो रेडी करने की कॉस्ट, पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं सर, साइज सिग्नेचर्स जो होते हैं। तो अगर सर फ्लोटेशन कॉस्ट जो मेरी पड़ रही है, पेपर रेडी करने की कॉस्ट, वो इक्विटी शेयर होल्डर में ज्यादा है तो मैं डेट की ओर जाऊंगा। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट डेट में ज्यादा है, मीन उसके पेपर रेडी करने की, उसके वर्किंग पेपर्स है वो रेडी करने की कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो मैं इक्विटी की तरफ जाऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है, दोनों में देखना है कि किसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, हम वो सोर्स सिलेक्ट कर लेंगे, हम वही से फाइनेंस करेंगे। तो देखते हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है हमारे पास। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ रेजिंग रिसोर्स also involves some cost. Public issue of a share debenture require considerable expenditure. Getting a loan from a financial institution may not cost so much. These consideration may also be affect the choice between the debt and equity, hence the capital structure. इसी के कारण हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर भी इफेक्ट होता है, इसी के कारण हमारा डेट इक्विटी स्ट्रक्चर भी इफेक्ट होता है कि हमारी फ्लोटेशन वर्किंग पेपर रेडी करने की कॉस्ट किस में ज्यादा है। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे है हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ अ डेट। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कर लिया, डेट भी देख लेते हैं। अभी सपोज करो यहाँ पे क्या है सर, मैं एक मिनट, कॉस्ट ऑफ अ डेट। सपोज करो कि डेट हमारा बहुत सर इंटरेस्ट ज्यादा है, जहां से मैं जिस सोर्स से मैं डेट फाइनेंस करवाने लगा हूं उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। तो आप बताओ मैं वहां पे जाऊंगा या नहीं? नहीं सर, मैं देखूंगा कि कॉस्ट कहां पे कम पड़ रही है, तो कॉस्ट के जरिए ही मैं कंसीडर करूंगा क्या कंसीडर करूंगा कि मेरे को डेट से बाय करना है या इक्विटी से बाय करना है। देखिए क्या लिखा है, a firm ability to borrow at a lower rate, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट, उतनी मेरी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मैं ज्यादा डेट से बोरो कर सकता हूं। एंड थस मोर डेट कैन बी यूज्ड इफ डेट कैन बी रेज एट अ लोअर रेट। इसका मीनिंग ये है कि मैं उतना ही डेट ज्यादा यूज कर सकता हूं जितना उसका रेट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज। चलिए वो भी देख लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनी। सपोज करो एक मार्केट है, ये इसमें है सर ए बी सी डी एंड फिफ्थ शॉप है घोंचू की।
फिफ्थ शॉप है सर घोंचू की। अभी क्या हुआ, ये जो ABCD है ना, ABCD, ये कहां से बोरो करते हैं? ये हमेशा इक्विटी से बोरो करते हैं। किससे सर? इक्विटी से। तो इसे, इसमें क्या कहा गया है कि ये जो घोंचू है ना, ये घोंचू है ना, ये भी देखेगा कि इक्विटी से बाय करना है, बोरो करना है, या डेट से बोरो करना है। जब ये देखेगा ना, तो ये देखेगा कि रेस्ट ऑफ ऑल मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। मैं जिस मार्केट में हूं सर, मैं जिस मार्केट में हूं, उस मार्केट में कहां से फाइनेंस किया जा रहा है। तो ABCD तो मालूम पड़ गया ऐसे कि इक्विटी से बोरो करते हैं, तो ये भी इक्विटी से ही बोरो करेगा। ठीक है ना, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स देखो कहां से बोरो कर रहे हैं, हम भी वही से बोरो कर लो। एंड देखो क्या लिखा है, मैं लाइन टू लाइन भी आपको रीड करवा देता हूं। A useful guide in the capital structure planning is the debt equity ratio of other companies in the same industry. ठीक है, there are usually some industry norm which may help. Care, however, must be taken that the companies does not allow the इंडस्ट्री नॉर्म ब्लाइंडली। ऐसा भी नहीं है सर कि घोंचू को ब्लाइंडली जैसे कि ABCD कर रहे हैं वैसे ही करना है, नहीं, उसकी अपनी लाइफ है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये तो सिर्फ इतना कह रहा है कि रेस्ट ऑफ ऑल का देखो कि कहां से बोरो कर रहे हैं, डिसीजन तो अपना ही है ना, तो आप भी वहां से कर सकते हो, कंपल्सरी कुछ भी नहीं है, ब्लाइंडली नहीं लेना हमने। ठीक है, मतलब आंखें बंद कर कर ही वही डिसीजन ले लो, नहीं सर। फॉर एग्जांपल, इफ द बिजनेस रिस्क ऑफ अ फर्म इज हायर, इट कैन नॉट अफोर्ड द सेम फाइनेंशियल रिस्क, इट शुड गो इन अ लो डेट। हमारा भी देखना है ना कि हमारा पहले ही रिस्क बहुत ज्यादा है एंड उधर सभी डेट बोरो कर रहे हैं, डेट से बोरो करें तो मैं भी डेट से लगा दूं। कहां की समझदारी है सर, ये समझदारी नहीं है। मैं तो इक्विटी से लूंगा क्योंकि मेरा पहले ही रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, थस द मैनेजमेंट मस्ट नो व्हाट इंडस्ट्री नॉर्म आर, व्हाट दे आर फॉलोइंग देम और डेविएटिंग फ्रॉम देम, एंड एडिक्वेट जस्टिफिकेशन शुड बी देयर इन बोथ केसेस। दोस्तों, मैं ये NCERT की लैंग्वेज आपको करवा रहा हूं ताकि आपके एक अच्छे मार्क्स आ पाए। NCERT की लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है ना जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। CBSE खुद रेफर करती है, CBSE की रेफर की हुई बुक है जिससे मैं आपको करवा रहा हूं। थोड़ी लैंग्वेज जरूर डिफिकल्ट है बट एक बार कर ली है ना, मार्क्स की गारंटी है, फिर मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास कंट्रोल। सर जितना मैं सपोज करो क्या है यहाँ पे कंट्रोल में, आपको यहाँ पे समझा देता हूं। ये है कंपनी है, ये क्या है सर? घोंचू लिमिटेड। ये घोंचू की कंपनी है, घोंचू लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, इसके ओनर्स हैं सर 5, 1 2 3 4 5, मींस इसने 5 शेयर्स इशू किए हुए हैं। ठीक है, तो सपोज करो इनके इस कंपनी के टोटल एसेट्स हैं सर 1 लाख टोटल एसेट्स हैं। तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, एक शेयर होल्डर का कितना एसेट हो गया? 20,000 का। ठीक है ना। अब ये घोंचू लिमिटेड ने क्या किया, ये तो पहले का था सर, 5 शेयर होल्डर पहले के थे। अगर अब की बात करूं, इसने 5 शेयर्स और इशू कर दिए। ठीक है, तो 5 अभी कितने शेयर होल्डर्स हो गए सर? अब की बात करूं, कंपनी के एसेट उतनी है 1 लाख रुपीस के, बट शेयर होल्डर्स कितने हो गए? 10 हो गए। तो एक का पार्ट कितना आया सर? वहां पे 20,000 था, अब कितना आया देखिए यहाँ पे 10,000। एक शेयर होल्डर का पार्ट कितना आ गया? 10,000। कंट्रोल डिल्यूट हो गया सर, कंट्रोल डिल्यूट हो गया। कि कहीं अगर पहले की बात करूं तो पहले 5 शेयर होल्डर उस कंपनी को चला रहे थे, उसको कंट्रोल कर रहे थे। अभी उसी 1 लाख की कंपनी को 10 शेयर होल्डर चला रहे हैं, 10 शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल डिल्यूट हो गया, मतलब घुल गया। डिल्यूट का अगर हिंदी में मतलब देखें, मीनिंग देखें यहाँ पे, तो घुल जाना। ठीक है, तो 10 में घुल गया, अभी डिल्यूट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा नहीं चाहता कि हमारा कंट्रोल डिल्यूट हो, तो डेट से इशू करना ही हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इक्विटी से इशू करेंगे तो हमारा कंपनी का कंट्रोल डिल्यूट होता जाएगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। कंट्रोल है ना, हाँ, डेट
डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज अ डिल्यूशन, डेट कभी भी डिल्यूशन नहीं करता, ठीक है, डिल्यूशन ऑफ अ कंट्रोल। अ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी में रिड्यूस द मैनेजमेंट होल्डिंग इन द कंपनी एंड मेक इट वल्नरेबल टू टेक ओवर। हमारा जितना इशू करते जाएंगे कंट्रोल उतना डिल्यूट होता जाएगा। दिस फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस बिटवीन द डेट एंड इक्विटी स्पेशली इन द कंपनीज इन विच द करंट होल्डिंग ऑफ अ मैनेजमेंट इज ऑन अ लोअर साइड। ठीक है सर, यहां पे वनरेबल का मीनिंग क्या है? डर। ठीक है, मेरे को डर है कि कोई और ना टेक ओवर कर ले। जितना ज्यादा इशू करूंगा सर, उतना ही मेरे को डर बढ़ता जाएगा कि हमारा कंट्रोल तो डिल्यूट होता जा रहा है, ये शेयर होल्डर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैंने कंट्रोल भी आपको करवा दिया दोस्तों। ये क्या, ये सर ये फर्स्ट सीआईडी कॉस्ट एंड कैपिटल कंट्रोल याद में रखना। एक लाइन में 13 प्रिंसिपल्स, एक लाइन में 13 पॉइंट्स, कोई करवा सकते हैं सर ऐसा? एक लाइन में 13 पॉइंट्स आपको याद करवा दिए। होपफुली ये वीडियो आपने एंड तक देखी होगी एंड आपको डेफिनेटली सर, डेफिनेटली ये चैप्टर आपका कहीं नहीं जाने वाला अगर शुरू से एंड तक आपने ये वीडियोस देखी हैं। तो ऐसे कुछ और टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में भी करते रहेंगे। बस एक आधी वीडियो और है, अभी ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा एंड फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।